हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का क्वेश्चन फैक्टर प्रोग्रेस एंड राबनिस्की थ्योरम। ये थ्योरम कब दी गई थी? 1955 में। और इसमें एचओ थ्योरम में और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम में एक अजम्पशन है कि कांस्टेंट फैक्टर एंडोमेंट है, कि फैक्टर्स की सप्लाई में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। एक अजम्पशन है। तो राबनिस्की ने इसी अजम्पशन को लेते हुए अपनी थ्योरी दी है और इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। तो राबनिस्की क्या कहते हैं कि एक फैक्टर की सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे फैक्टर की सप्लाई में चेंज करने वाले हैं। तो इससे टू गुड्स के प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट रहेगा, यही राबनिस्की थ्योरी हमें बताती है। अब हम थ्योरी की मेन बात करते हैं कि इसमें एक ही बात है इस थ्योरी में कि टू फैक्टर्स है और टू गुड्स होती हैं। तो एक फैक्टर है, उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है। मान लीजिए कि लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है और ज़्यादा न्यू लेबर्स को हायर किया जाता है। और दूसरा फैक्टर क्या है? कैपिटल है, जिसकी सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जिस गुड के फैक्टर की सप्लाई को हमने बढ़ाया था उस गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जिस गुड के फैक्टर की सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा था उस गुड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये देख लिए एग्जाम्पल है कि लेबर की सप्लाई बढ़ती है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा है, लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है, तो प्रोडक्शन है जो लेबर इंटेंसिव गुड्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और प्रोडक्शन है जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है। कुछ अजम्पशंस हैं कि टू कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम जो स्टडी करने वाले, एनालिसिस करने वाले, वो एक ही कंट्री पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि टू गुड्स है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक लेबर है और एक कैपिटल है। फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल है और सम डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल भी है वो, कि उन्हें एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा लीनियर और होमोजीनियस है। और टू गुड्स है, उनके प्राइसेस और फैक्टर के प्राइसेस कांस्टेंट हैं, और ओनली द सप्लाई ऑफ वन फैक्टर इज चेंज, और दूसरे फैक्टर की सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब डायग्राम देखते हैं। ये ओनली फॉर कंट्री ए के लिए है। कंट्री ए में क्लॉथ भी बनाए जाते हैं और स्टील भी बनाया जाता है। तो ये सबसे पहले ए बी सी डी, ये एक एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है। पॉइंट ए हमारा ओरिजिन पॉइंट है क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए, और पॉइंट सी ओरिजिन पॉइंट है स्टील के प्रोडक्शन के लिए। तो ए सी एक नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट कर्व है और आर हमारा प्रोडक्शन पॉइंट है। ए आर स्लोप से हम मेज़र करते हैं कि कैपिटल और लेबर का रेशियो क्लॉथ में कितना है, और सी आर से हम मेज़र करते हैं कि कैपिटल और लेबर का रेशियो स्टील के प्रोडक्शन में कितना है। अब क्योंकि हमने ये कहा कि टू फैक्टर्स, एक लेबर और एक कैपिटल है, और हमें एक फैक्टर की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, तो अब हम लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं। बी से ई तक हमने लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है, बट कैपिटल की सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। देखिए पहले सी बी कैपिटल की सप्लाई थी और अब एफ ई कैपिटल की सप्लाई है। बोथ लाइंस आर पैरेलल है, दोनों ही लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तो कैपिटल की सप्लाई अभी कांस्टेंट है। तो अब देखिए, अब हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। ए एफ हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर्व है और एस इज़ द प्रोडक्शन पॉइंट। नाउ एस इज़ द प्रोडक्शन पॉइंट। तो कैपिटल लेबर रेशियो क्लॉथ में क्या है? अब ए एस लाइन कैपिटल लेबर रेशियो इन क्लॉथ में शो करती है, और एफ एस लाइन कैपिटल लेबर रेशियो इन स्टील में शो करती है। तो आप ध्यान से देखिए कि पॉइंट आर और एस एक लीनियर लाइन पर है, एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल लेबर रेशियो क्लॉथ के प्रोडक्शन में इक्वल है, उसमें चेंज इक्वल है, कांस्टेंट है। और सेम यहाँ सी आर और एस एफ लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो कैपिटल लेबर रेशियो गुड स्टील के प्रोडक्शन में कांस्टेंट है, बट
क्योंकि हमने लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है। पहले AR क्लॉथ का प्रोडक्शन था और नाउ AS क्लॉथ का प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड क्लॉथ बढ़ गया है और प्रोडक्शन है जो कैपिटल का पहले CR था, अब SF है। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड डिक्रीज हो गया। यही हमें इस डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेनेशन है डायग्राम की। अब हम कुछ पॉइंट्स करने वाले। फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पर एक फैक्टर की सप्लाई को चेंज करने का क्या इफेक्ट है। तो हमें पता है कि AS ज़्यादा है AR से। देखिए कि AS ज़्यादा है AR से, तो इसका क्या मतलब है कि क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। और SF कम है RC से, इसका मतलब है कि स्टील का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। देखिए कि SF कम है RC से, तो स्टील का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। सो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है, उसका स्टील का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है और क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। अब सेकंड पॉइंट है कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस पर क्या इफेक्ट गया है। तो रेबनिस्की ने अपनी थ्योरी में माना है कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं और फैक्टर के प्राइसेस भी कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन है सिर्फ क्लॉथ का इंक्रीज होता है और कैपिटल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए कैपिटल लेबर रेशियो तो लेकिन कांस्टेंट रहेगा और फैक्टर के प्राइसेस, कैपिटल लेबर के प्राइसेस और कमोडिटीज़ के प्राइसेस गुड X और Y के प्राइसेस अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इसका क्या इफेक्ट जाएगा। अगर कमोडिटीज़ के प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड होगी। लेकिन अगर इनमें से एक गुड इन्फीरियर है तो तब क्या होगा कि प्राइसेस है जो इंटेंसिव गुड्स के, मतलब प्राइस है जिस गुड को बनाने के लिए हमें फैक्टर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया, अगर कोई गुड लेबर इंटेंसिव है और हमने लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है तो उसके प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि व्यापार की शर्तें TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में नहीं होगी उस कंट्री के जिसने अपनी एक फैक्टर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है। इट मीन्स कि अगर कंट्री A ने अपने कैपिटल और लेबर में से लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स से लेबर के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएगी और इसके कारण टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री के फेवर में नहीं होगी। अब हम ये डायग्राम से देखने वाले हैं। A1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा बिफोर चेंज इन द सप्लाई ऑफ वन फैक्टर। अगर हम एक फैक्टर की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं तो A2 A3 हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन पॉइंट R था, नाउ आवर प्रोडक्शन पॉइंट इज S। P0 P1 P1 टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है। तो देखिए ये हमारा जो सेकंड वाला PPC है ये क्लॉथ की साइड थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और ये कैपिटल की साइड कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब है कि क्लॉथ में लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया गया है और प्रोडक्शन पॉइंट हमारा S है। स्लोप ऑफ A1 PPC ज़्यादा है स्लोप ऑफ A2 A3 PP से। तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉथ के प्राइसेस कम है स्टील के प्राइसेस से, मतलब स्टील के प्राइसेस ज़्यादा है और क्लॉथ के प्राइसेस कम है। देखिए कि यदि स्लोप है जो A2 A3 का कम है A1 से, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस ऑफ क्लॉथ इज़ लोअर एंड स्टील इज़ हायर। हमारे लोअर प्राइसेस है एक्सपोर्ट कमोडिटी के और हायर प्राइसेस है इंपोर्ट कमोडिटी के। तो इसका क्या मतलब है कि डिट्रियोरेशन है हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड में, व्यापार की शर्तें हमारे पक्ष में नहीं है। तो इस डायग्राम में यही है कि
फर्स्ट वाले पीपीसी का स्लोप सेकंड वाले पीपीसी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि क्लॉथ के प्राइसेस कम है एज कंपैरिजन टू स्टील। और क्लॉथ ही हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट कमोडिटी के प्राइसेस कम है इंपोर्ट कमोडिटी के प्राइसेस से, तो इसका मतलब है कि व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री के फेवर में नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजप्शन, कि रेबनित्स्की ने अपनी थ्योरम में कंजप्शन में चेंज को कांस्टेंट माना है, कि हमारे कंजप्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कंजप्शन में चेंज होगा तो वो उसकी डायरेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिलेशन पे, उनके बीच में क्या संबंध होगा इस पे डिपेंड करेगी। लेकिन रेबनित्स्की ने अपनी थ्योरम में क्या माना है, कंजप्शन अनचेंज रहेगा। बस यही है, उसके बाद सिर्फ इसकी क्रिटिसिज्म्स करनी है। अब देख लीजिए थ्योरी क्या कहना चाहती है। थ्योरी का मेन क्रक्स यही है कि एक ही कंट्री की बात करते हैं और उसमें 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फर्स्ट वन इज़ द लेबर एंड सेकंड वन इज़ द कैपिटल। एक लेबर फैक्टर है प्रोडक्शन का और एक कैपिटल है कंट्री ए में। तो लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है और कैपिटल की सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन लेबर के प्राइसेस और लेबर इंटेंसिव जो गुड है उनके प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। सेम विद कैपिटल, कि कैपिटल के प्राइसेस और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमने लेबर की सप्लाई को इंक्रीज़ किया है, तो इसके कारण जो प्रोडक्शन है लेबर इंटेंसिव गुड्स का वो इंक्रीज़ होता है, और कैपिटल की सप्लाई को कांस्टेंट रखा है, जो प्रोडक्शन है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का वो डिक्रीज़ होता है। बस यही इस थ्योरी की मेन बात है। ओके।